गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विजय बजाज आपके साथ फिर एक बार। आज का अपना टॉपिक है पुष्प पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये वैसे मैंने क्लास में पढ़ा दिया है, फिर भी आप अपन नोट्स के लिए इसको तैयार कर रहे हैं। तो देखो, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन जो टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के लिए भी और नीट के तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसकी 4-5 वीडियो हैं, उनको अलग अलग पार्ट्स में अपन डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक इसके अंदर आता है कि पुष्प क्या है। ठीक है, तो पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। ठीक है, यह एंजियोस्पर्म का जननांग होता है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स कौन से होते हैं? पुष्पीय पादप। ठीक है ना, जिनमें पुष्प उगता है एंजियोस्पर्म होते हैं। तो इनका जो जननांग होता है वो कौन होता है? पुष्प होता है। पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4। पुष्प के 4 भाग होते हैं जो पुष्पासन पर लगे रहते हैं। बाह्य दल पुंज, जायांग, पुंज। यहाँ हम देख रहे हैं ये क्या है? एक फ्लावर का डायग्राम है। सबसे नीचे हम देखें तो यहाँ पर ये जो भाग है, ये तना है, डंडी है, जिससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं। तो ये क्या कहलाता है? स्टेम। ठीक है, स्टेम के पास में ये रिसेप्टेकल है। रिसेप्टेकल मतलब पुष्पासन, यानी पुष्पासन। ठीक है, ये जो पुष्पासन है, इसका काम क्या है कि पुष्प के जो 4 भाग हैं, बाह्य दल और जायांग और पुमंग, इन चारों को धारण करता है, इन चारों को पकड़ कर रखता है। ठीक है, अब हम देखें कि इसमें ये जो हरी पत्तियां हैं, जिनको अपन क्या कह रहे हैं? सेपल या फिर बाह्य दल, ये क्या कर रही हैं? ये बाहर हैं। कहाँ हैं? सबसे बाहर पुष्प के। ठीक है, दूसरी चीज़ है, हम इसमें देखें तो ये रंगीन पत्तियां हैं। कौन सी पत्तियां हैं? कलर्ड लीव्स। यहाँ पेटल्स हम देख सकते हैं, कलर्ड लीव्स के लिए देख सकते हैं पेटल्स जब हम देखते हैं तो ये क्या है? रंगीन पत्तियां हैं। और बाकी जो है ये मेल और ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, इसको हम शुरू से देखते हैं। बाह्य तलपुंज क्या है? ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। अभी अपन ने देखा इसका रंग कैसा होता है? सामान्यतः हरा होता है, और किसी रंग का भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः हरा होता है। इसके एकल सदस्य को बाह्य दल या कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है दलपुंज या पेटल। यह है पुष्प की रंगीन पंखुड़ियों का चक्र होता है। अभी हमने इसमें देखा। इसके प्रत्येक सदस्य को क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। दलपुंज या पेटल्स और बाह्य दल क्या होते हैं? सहायक जननांग होते हैं। मुख्य जननांग कौन होते हैं? फिर जायांग और पुमंग, यानी कार्पल और एंड्रोशियम। ये पुष्प का मादा जननांग क्या कहलाता है? जायांग, और सदस्य को क्या कहते हैं? गाइनोशियम, पुमंग या एंड्रोशियम। ये पुष्प का क्या होता है? नर जननांग होता है। इसके एकल को पुंकेसर या स्टेमन कहते हैं। पुमंग या जायांग पुष्प के जननांग होते हैं। पुष्प की खेती करना क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर कहलाती है। तो हम आगे बढ़ें। अब आगे देखें, ये पुष्प का डायग्राम एक बार फिर से देख सकते हैं अपन। तो यहाँ पर सारी चीज़ें तुम्हारे को स्पष्ट दिखाई देने लग जाएंगी। अब आते हैं हम नर की ओर। तो पुंकेसर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। पुंकेसर संरचना में 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी या पूतंतु। मैंने पहले वीडियो में बताया था और अभी बता रहा हूँ कि इसे नर, और नर का मतलब लघु है ना। यहाँ पे लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु, ये शब्द भी आ सकते हैं, है ना। पुंकेसर, तो पुंकेसर के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, परागकोश, योजी और तंतु। योजी क्या है? सबसे पहले हम योजी के बारे में देख लें। सबसे छोटी चीज़ है, यह परागकोश को पूतंतु से जोड़ता है। परागकोश को जो है पूतंतु से जोड़ता है। अब हम देखना चाहें तो देखो, यहाँ योजी है, ये जो है योजी है, ये पूतंतु है, फिलामेंट परागकोश, और ये क्या है? परागकोश है। ठीक है ना, तो ये इसको इससे जोड़ता है। अब हम आगे देखते हैं, पूतंतु क्या है? पुष्प का पुष्पासन से जुड़ा रहता है।
ये नीचे वाला जो डंडीनुमा भाग है ये क्या कहलाता है? पूतंतु कहलाता है। ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है। आगे हम देखें परागकोश की संरचना। परागकोश पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग होता है। ऊपर था वो फूला हुआ भाग जो द्विपालित और चतुष्कोष्ठीय होता है। द्विपालित का मतलब उसमें दो पालियाँ स्पष्ट होती हैं, दो भागों में बटा होता है। और जब उसको अंदर से काट के देखते हैं तो कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। यानी कि परागकोश 2 पालियों में बटा होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक में बटी होती है। एक लंबवत खांच प्रवारक दोनों पालियों को अलग करते हुए तंतु तक जाता है। परागकोश की प्रत्येक कोष्ठकों में लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। लघु मतलब नर। अब आते हैं, हम बात करते हैं लघु बीजाणु। लघु बीजाणु एक थैली है जिसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इसमें पराग मात्र कोशिकाएँ या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएँ पाई जाती हैं। इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा परागकणों का निर्माण होता है। अब हम इसकी परागकोश की ट्रांसफर सेक्शन देखें तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इस ट्रांसफर सेक्शन में जो ये दिखाई देता है, इसमें हम देखें तो इसमें अलग अलग परतें हमारे को दिखाई हुई हैं। ठीक है, सबसे बाहर कौन सी है? एपिडर्मिस। सबसे बाहर कौन सी है? एपिडर्मिस। दूसरे नंबर पर कौन सी है? एंडोथीसियम। तीसरे नंबर पर कौन सी है? मिडिल लेयर। चौथे नंबर पर कौन सी है? टेपिडम। ये 4 जो हैं बाहरी परतें हैं। ये 4 क्या हैं? इनकी बाहरी परतें हैं। और ये बीच में देखो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, ये जो है परागकणों का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब आता है लघु बीजाणु की संरचना में कितनी भित्तियाँ होती हैं? 4। बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस सबसे बाह्य परत है जो लघु बीजाणु की सुरक्षा कार्य करती है। अंतःस्थिशियम में एंडोथीसियम, यह बाह्य त्वचा के अंदर की ओर पाई जाती है तथा सुरक्षा परागकोश के स्फुटन का कार्य करती है। तीसरी आती है मध्य परत। अंतःस्थिशियम के अंदर 2 से 3 कोशिकाओं की मोटी होती है। चौथी क्या है? टेपिडम। यह मध्य परत के अंदर की ओर परत होती है। कहाँ होती है ये? मध्य परत के भी अंदर की, मतलब सबसे अंदर यही परत होती है। ये बहुकेंद्र की तथा सघन इंद्र वाली कोशिका की बनी होती है। इसका कार्य बीजाणुजन ऊतकों को पोषण प्रदान करना है। इसके द्वारा वसायुक्त यूबिस कायों का स्त्रावण किया जाता है। इसका स्त्रावण किया जाता है यूबिस कायों का। जिन कणों में स्पोरोपोलिन होता है, कौन सा पदार्थ होता है? स्पोरोपोलिन। तथा साथ इनके द्वारा इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन का भी स्त्रावण किया जाता है। अब आते हैं फीमेल का। इस तरीके से यह पुष्प का मादा जननांग है। इसके कितने भाग होते हैं? 3। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिका क्या है? यह इस तरीके से सबसे ऊपरी चौड़ा भाग है जो परागकणों को, गलत लिख गया है, ये वर्तिकाग्र करना है यहाँ पे अपन को, है ना। इसको काट के क्या करना है? वर्तिकाग्र। ठीक है, क्या करना है? वर्तिकाग्र कर लेना इसको। ऊपरी जगह जो परागकणों को प्राप्त करने का कार्य करता है। और वर्तिका क्या है फिर? यह सक्रिय नली है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। पराग नली इसी में से होकर गुजरती है। अंडाशय क्या है? यह स्त्रीकेसर का आधारी फूला हुआ भाग है। इसकी संख्या अलग अलग पुष्पों में कैसी होती है? अलग अलग होती है। अंडाशय में बीजांड पाया जाता है जो अलग अलग पात्रों में इनकी संख्या अलग होती है। खजूर, बेर, आम आदि में 1, पपीता, तरबूज आदि में बहुत सारे। बीजांड किसका निर्माण करता है? बीज का। अंडाशय में अपरा या प्लेसेंटा होता है जिसे बीजांड जुड़े रहते हैं। बीजांड की बात करें, इसे क्या कहते हैं? गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। ये अंडाशय में पाए जाते हैं। इनकी संख्या 1 या अधिक हो सकती है। एक बीजांड में निम्न संरचना होती है। बीजांडवंत, ये बीजांड को अंडाशय के अपरा से जोड़ता है। नाभिक, यह बीजांडवंत का संधि स्थल है। बीजांडवंत का संधि स्थल है। ये है हमारे बीजांड की संरचना। ये क्या है? बीजांड की संरचना। इस बीजांड की संरचना में ये तो है बीजांडवंत, ये क्या है? नाभिक। ये दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब ये जो मेन जो बीजांड की संरचना है, इस मेन बीजांड की संरचना में हम देखें तो ये अंदर वाली जो कोशिकाएं बनी हुई है, ये भाग अलग है और ऊपर वाला भाग निभाग ये चले जाए। ये जो भाग है, जो ये वाला भाग है, ये भाग क्या कहलाता है? बीजांड का है। और इसके बाहर ये दोनों इधर भी हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं? अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण, अंतर्ध्यावरण, दो नाम से हम इसमें जानते हैं। और जो ये अंदर ये छोटा सा भाग बाकी रह गया, ये हम बात करें छोटे से इस वाले भाग की, तो ये भाग बाकी रह गया। इस वाले भाग में देखो सबसे ज़्यादा मुख्य कोशिकाएँ सहायक कोशिकाएँ, अंड कोशिकाएँ, केंद्र, गुणकोश और प्रतिद्वीपी कोशिका। जब हम इसके जनन के बारे में पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे कि ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। अध्यावरण, ये बीजांड की सुरक्षा भित्ति है जो बीजांड को चारों ओर से घेर लेती है। इसमें एक स्थान
होता है जो बीजांड द्वार कहलाता है, कि खाली बीच में स्थान तो क्या कहलाता है, बीजांड द्वार हम कह सकते हैं। यहाँ देखो बीजांड द्वार नीचे की तरफ हमारे को दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में एक ही अध्यारोहण होता है, ये यूनिटेगमेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म में 2 अध्यारोहण होते हैं, ये बाइटेगमिक होते हैं। बाह्य अध्यारोहण, अंतर्ध्यारोहण। निभाग, निभाग क्या है, ये बीजांड द्वार का विपरीत भाग है, निभाग कहलाता है। ये जो भाग है ऊपर की तरफ हम देखें तो ये क्या, ऊपर की तरफ हम देखें तो ये क्या कहलाएगा, निभाग। अब आता है बीजांड का ये अध्यावरण को घेरे पोषक पदार्थ युक्त मृदुत की कोशिकाओं का समूह होता है, जो भूबीजाणु जनन के दौरान भ्रूणकोश की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। भ्रूणकोश यह बीजांड का सबसे आंतरिक भाग है। यह मादा युग्मकोद्भिद होता है। एक बीजांड में भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश की संरचना, भ्रूणकोश में 8 केंद्र व 7 कोशिकाएं होती हैं। इसे निम्न कोशिकाएं होती हैं। अंडुपकरण, भ्रूणकोश में 2 सहायक कोशिकाएं तथा 1 अंडकोशिका मिलकर अंडुपकरण बनाते हैं। अंडकोशिका नर युग्मक के साथ जुड़कर भ्रूण का निर्माण करती है। सहायक कोशिकाएं बीजांड काय से पोषक पदार्थ अवशोषित कर परागनली को आकर्षित करने का कार्य करती है। सहायक कोशिकाएं तंतु रूपी समुच्चय पाया जाता है, जो परागनली की वृद्धि में भी सहायक होता है। प्रतिअशांत कोशिकाएं, निभाग की ओर भ्रूणकोश की 3 कोशिकाएं प्रतिअशांत कोशिकाएं होती हैं। ये बीजांड काय से पोषण प्राप्त करती है। कहाँ से पोषण प्राप्त करती है, बीजांड काय से। बिल्कुल विपरीत दिशा में होती है। अभी अपन इसका चित्र देखेंगे तो ये कौन सी कोशिकाएं, प्रतिअशांत कोशिकाएं। यहाँ कौन सी कोशिका है, ये अंड कोशिका है। ये सहायक कोशिका है तंतु। तो अंड कोशिका से तो क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। तो भ्रूण बनाने में सहायक कोशिका क्या करेगी, सहायता करेगी। जो परागनली आएगी, जो परागनली इधर से आएगी, उसको रास्ता प्रदान करेगी ताकि अंड कोशिका तक और यहाँ तक ये जाए। प्रतिअशांत कोशिकाओं का कोई मुख्य कार्य अभी ज्ञात नहीं है। ठीक है, केंद्रीय कोशिका, जो बीच में कोशिका है, ये भ्रूणकोश के मध्य में होती है। इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, जो एक नर युग्मक से संलयित होकर त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। कोश में होती है, कोश का निर्माण करते हैं। अब देखो ये चित्र आपने बना लेना है। अब जो हमारे बीजांड हैं उनके अलग अलग प्रकार हैं, इनके चित्र हम देख लेना। ऑर्थोट्रोपस ऐसा होता है, एनाट्रोपस जो हमने देखा वैसा है, हेमिट्रोपस आधा मुड़ा हुआ है, कैमाइलोट्रोपस टेढ़ा हो गया है, एम्फीट्रोपस और ज़्यादा टेढ़ा हो गया है, सिनोट्रोपस बिल्कुल 180 डिग्री पर घूम गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे भी ऐसे ही वीडियो में डालता रहूँगा, देखते रहें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या करें, घंटी बेल के आइकन को दबा दें। धन्यवाद।